आज हम आप लोगों को सीटेड हिंदी पेडागोजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी और इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सभी इस क्लास में लिए गए हैं। तो आप लोग इस क्लास को बहुत ही महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि यह क्लास आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को इस क्लास देखने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सीटेट पास करना आसान है। तो हिंदी पद तथा व्याकरण सीखना। हिंदी पद तथा व्याकरण सीखना पूर्व में सीखे गए ज्ञान को परिमार्जित करना तथा नया सीखना प्रेषित करता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा क्या है कि भाषा किसे कहते हैं? सीटेट में ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम विचारों भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और दूसरे भावों एवं विचारों को सुनते और समझते हैं, इसी को भाषा कहते हैं। भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं तो भाषा की विशेषताएं हैं, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा कैसी? पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि वह परिवार समाज के द्वारा सीखी जाती है। क्वेश्चन आता है कि भाषा कैसी संपत्ति है? तो भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि वह परिवार और समाज के द्वारा सीखी जाती है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है? भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर होती है। कैसी? कठिनता से सरलता की ओर प्रवाहित होती है भाषा। प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की कैसी सीमा? एक ऐतिहासिक सीमा होती है। भाषा अपूर्णता से पूर्णता की ओर प्रभावित होती है। बच्चे की प्रथम भाषा सांकेतिक भाषा होती है। कैसी? बच्चे की प्रथम भाषा सांकेतिक भाषा होती है। भाषा का स्वरूप। भाषा के दो स्वरूप होते हैं, अव्यक्त भाषा, व्यक्त भाषा। कौन सी? अव्यक्त भाषा, व्यक्त भाषा, दो स्वरूप होते हैं। अव्यक्त भाषा वह भाषा जिसे मनुष्य ना तो बोलता है ना समझता है, उसे अव्यक्त भाषा कहते हैं। जैसे पशु पक्षियों की भाषा है वो अव्यक्त भाषा है। और व्यक्त भाषा किसे कहते हैं? व्यक्त भाषा वह भाषा जो मनुष्य के द्वारा बोली और समझी जाती है, उसे व्यक्त भाषा कहते हैं। अव्यक्त भाषा पशुओं के द्वारा पक्षियों की भाषा को अव्यक्त भाषा कहते हैं। और व्यक्त भाषा वह भाषा जो मनुष्य के द्वारा कैसी? मनुष्य के द्वारा बोली और समझी जाती है, उसे व्यक्त भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये व्यक्त भाषा के अंतर्गत आती हैं। व्यक्त भाषा तीन प्रकार की होती हैं। कितने? व्यक्त भाषा तीन प्रकार की होती हैं, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है, सांकेतिक भाषा संकेतों के द्वारा व्यक्त की जाती है, लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है। व्यक्त भाषाएं तीन प्रकार की, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है,
और सांकेतिक भाषा संकेतों द्वारा व्यक्त की जाती है और लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है। व्याकरण सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं मानता। व्याकरण सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं मानता। अतः व्याकरण की दृष्टि से भाषा दो प्रकार की होती है। कितनी? दो प्रकार की। क्वेश्चन आता है कि व्याकरण की दृष्टि से भाषा कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है व्याकरण की दृष्टि से। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो मातृभाषा में मातृ शब्द माँ से बना है। मातृ शब्द किससे बना है? मातृ शब्द माँ से बना है। इस प्रकार मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है माँ से ग्रहण की हुई। माँ से ग्रहण की हुई भाषा मातृभाषा कहलाती है। किंतु हमें यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भाषा और बोली में अंतर होता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार मातृभाषा का अर्थ है माँ से ग्रहण हुई भाषा, न कि बोली। इसकी परिभाषा मातृभाषा क्या है? तो माँ के द्वारा जो बालक भाषा सीखता है उसको मातृभाषा कहते हैं। जैसे यदि किसी बालक के माता पिता भोजपुरी बोलते हैं, जैसे यदि किसी बालक के माता पिता भोजपुरी बोलते हैं तो उस बालक की मातृभाषा हिंदी होगी, ना कि भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी में उनके माता पिता बोलते हैं। बोली जो हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। डॉक्टर आर एस पांडे ने एक सर्वेक्षण के अनुसार यह सिद्ध किया कि भारत में कुल 12 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। डॉक्टर आर एस पांडे ने एक सर्वेक्षण में पाया कि सर्वेक्षण में सिद्ध भी किया कि भाषाएं 12 प्रकार की मातृभाषा बोली जाती है भारत में। मातृभाषा में शिक्षण के लाभ। मातृभाषा में शिक्षण के लाभ। मातृभाषा में पढ़ाए जाने वाले विषय को बालक बहुत तेजी से सीख लेता है। मातृभाषा में अध्ययन से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। कैसा? मातृभाषा में अध्ययन से बालक का सर्वांगीण विकास होता है और मातृभाषा में बालक अपने भावों एवं विचारों को बड़ी ही आसानी से व्यक्त करता है। बालक मातृभाषा में काव्य कहानी। बालक मातृभाषा में काव्य कहानी, नाटक आदि को बड़ी ही आसानी से समझ लेता है। मातृभाषा से बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। मातृभाषा से बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। मातृभाषा से बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो पूरे देश में बोली जाती है और समझी जाती है तथा राज्यों के सभी कार्यों में समान रूप से प्रयोग की जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जो पूरे देश में बोली जाती हो, समझी जाती हो, राज्यों के सभी कार्यों में समान रूप से प्रयोग की जाती हो, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। नोट: भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्वेश्चन आता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा। संविधान के अनुच्छेद
343 ए के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी, भाषा हिंदी होगी। प्राथमिक स्तर पर मात्र शिक्षण का उद्देश्य है। जब बालक जन्म लेता है उसके कुछ समय पश्चात उसकी सुनने की क्षमता विकसित होती है और बालक आसपास उच्चारित हो रही ध्वनियों को ध्यान से सुनता है। धीरे धीरे वह ध्वनियाँ बोलने लगता है। धीरे धीरे ध्वनियाँ बोलने का प्रयास करता है। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। इस प्रकार बच्चा अपने भाषाई संसार का निर्माण कर लेता है। वह भाषा की दृष्टि से कोरी स्लेट नहीं होता, बल्कि उसका अपना एक भाषाई संसार होता है। इसके माध्यम से वह अपने भावों विचारों को व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक भाषा और सीख जाता है। बोलिए। बच्चे के मातृभाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। बालक के शब्दकोश में वृद्धि करना। जब विद्यालय में बालक जाता है तो उसका शब्दकोश अपने आसपास के वातावरण से सीधे शब्दों के अनुसार विकसित होता है। अध्यापक का यह दायित्व होता है कि वह बच्चे के शब्दकोश में वृद्धि करे। बच्चे के शब्दकोश का एक अनुमानित आंकड़ा निम्न है। जैसे जन्म से 8 माह तक 3 से 4 शब्द बालक सीख लेता है। 9 से 12 माह तक यानी 1 साल में बालक 10 से 12 शब्द सीखता है। 13 से 18 माह यानी 1.5 साल में बालक 275 शब्द सीख लेता है। 19 से 24 माह तक, ये क्वेश्चन सीटेट में 2011 में पूछा जा चुका है कि 19 से 24 माह तक 2 साल तक बालक कितने शब्द सीख लेता है, तो 450 शब्द सीख लेता है। 25 से 30 माह यानी 2.5 साल में 1000 शब्द। 36 महीने यानी 3 साल में 1250। 37 से 43 माह यानी 3.5 साल में 1600। 4 वर्ष में 2100। 5 वर्ष में 5000। 11 वर्ष में 8000। 14 वर्ष में 10,000। इस प्रकार बालक शब्द सीखता रहता है। बच्चे के भाषा या उसके शब्दकोश में विकास का सबसे उपयुक्त तरीका उसे अधिक से अधिक बोलने का अवसर प्रदान करता है। बच्चे के बोलने की गति में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है कि बच्चे की बोलने में जो गति है वो वृद्धि कर देती है। यहाँ बोलने की गति का अर्थ जल्दी बोलने से नहीं, बल्कि इसका अर्थ बालक को किसी एक विषय पर कुछ देर तक बोलने के लिए तैयार करता है। बच्चे विद्यालय जाते हैं समय तक बोलने की कला में काफ़ी हद तक दक्ष हो चुके होते हैं, किंतु वह एक विषय पर देर तक नहीं बोलते। अतः अध्यापक को चाहिए कि बच्चे को एक विषय पर कुछ देर तक बोलने के लिए तैयार करें। तीसरा है बालक के उच्चारण को शुद्ध बनाना। बालक के उच्चारण को शुद्ध बनाना। छोटे बच्चे शब्दों का कभी कभी गलत उच्चारण कर देते
कभी कभी गलत। ऐसे में यह शिक्षक का दायित्व है कि वह गलत बोले जा रहे शब्दों का ध्यान दें और बालक के सामने उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण बार बार करें, जिससे उन्हें सुनकर बालक शुद्ध बोलना सीख लेगा। अब बात करते हैं चौथा, बालक के विचार क्षेत्र को विकसित करना। बालक जब विद्यालय जाता है तो वह अपने आसपास के वातावरण से ही ज़्यादातर परिचित होता है। ऐसे में उसके विचार क्षेत्र का दायरा भी उसके आसपास तक ही सीमित रहता है। बालक के सहज स्वाभाविक स्वरूप। बालक के सहज स्वाभाविक रूप से बोलने में सहयोग करना। बालक के सहज स्वाभाविक रूप से बोलने में सहयोग करना। प्राथमिक स्तर पर बालक मातृभाषा में बोली के शब्दों को मिलाकर प्रयोग करता है। यह अध्यापक का दायित्व है कि बालक का यह शिक्षक का दायित्व है कि वह बच्चे को बोलने से न रोके, बल्कि उसकी भाषा में आने वाले बोली के शब्दों को दूर करने का प्रयास करे। इसके लिए बालक को अधिक से अधिक बोलने का अवसर प्रदान करना एक उचित विकल्प है। हिंदी के सिद्धांत। हिंदी भाषा के सिद्धांत। तो हिंदी भाषा के सिद्धांत कौन कौन से हैं? हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत का अर्थ है कि किन सिद्धांतों अथवा नियमों का प्रयोग करके हिंदी भाषा शिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है। हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य सिद्धांत। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मनोवैज्ञानिकों ने सर्वाधिक समर्थन किया है। इसे करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करके सीखने का सिद्धांत कौन सा है? तो क्रियाशील सिद्धांत है। विद्यार्थी को कक्षा में अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाता है। क्रियाशीलता से बालक को विद्यार्थी में अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाता है, जिससे उसमें समस्या समाधान एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। इसमें बालक से अभ्यास प्रश्न करवाना, प्रश्न पूछना, प्रोजेक्ट बनाना आदि क्रियाएं कराई जाती हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को सहचर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत? अनुबंधन का सिद्धांत को सहचर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। जब बालक छोटा होता है, चीज़ों को देखकर उनका ज्ञान प्राप्त कर पाता है। जैसे बालक पानी को देखकर वह सीख जाता है कि यह पानी है। बच्चों को आरंभिक अवस्था में सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें आरंभिक अवस्था में सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी? अनुबंधन का सिद्धांत। और अनुबंधन के सिद्धांत से बच्चा उसे सीखकर अपने भाषा में प्रयोग कर लेता है।
तीसरा सिद्धांत है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, यदि भाषा शिक्षण को बालक को व्यावहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। कैसा? बालक को व्यावहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए तो बालक बड़ी आसानी से सीख लेता है और इस प्रकार सीखा गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है। ऐसा ज्ञान स्थायी होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके गद्य, पद्य, व्याकरण आदि बड़ी आसानी से सिखाया जा सकता है और इस प्रकार उसके ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। चौथा सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। कक्षा में प्रत्येक बालक एक समान रुचि वाला नहीं होता। कैसा नहीं होता है? समान रुचि वाला बालक प्रत्येक कक्षा में नहीं होता। हर बच्चे में रुचि अलग अलग प्रकार की होती है। प्रत्येक बालक की रुचि अलग अलग प्रकार की होती है। ऐसे में शिक्षक को ऐसी विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जिसे अधिकांश बालक रुचि से पढ़ सकें, जैसे कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ आदि। रुचि द्वारा सीखा गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है तथा इससे बालक की कथनशीलता एवं सृजनात्मकता का विकास होता है। पांचवा सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अनुकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का समर्थन चैनिनीज, कार्टी, बैलेंटाइन आदि ने किया था। आदि मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया। अनुकरण का सिद्धांत बालक परिवारजनों तथा अन्य साथियों की भाषा का अनुकरण करके भाषा सीखता है। यदि बालक के आसपास का वातावरण समृद्ध होगा तो बालक अच्छी भाषा सीखेगा। अभ्यास का सिद्धांत। छठवां सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अभ्यास का सिद्धांत। इस सिद्धांत का समर्थन थॉर्नडाइक ने किया। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने समर्थन किया अभ्यास का सिद्धांत। भाषा एक कौशल है जिसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है तथा बालक को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दिया जाए जिससे वह शब्दों का अभ्यास कर सके, अपनी भाषा का विकास कर सके। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। एक ही कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताएं विद्यमान रहती हैं, जैसे कोई शुद्ध लिख नहीं सकता, किसी बालक का हस्तलेख अच्छा नहीं है, किसी को मौन वाचन करने में कठिनाई होती है, कोई याद किए तथ्यों को भूल जाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह उपयुक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करे जिससे बालक का दोष उसके भाषा सीखने में बाधा न बने। पुनर्बलन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पुनर्बलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक स्किनर महोदय हैं। कौन थे? पुनर्बलन का सिद्धांत के समर्थक स्किनर थे। इनके अनुसार जिस प्रकार अच्छे कार्यों की सराहना करते करते अच्छे कार्य करने लगता है,
उसी प्रकार उनकी भाषा की सराहना उसके लिए पुनर्बलन का कार्य करता है, जिससे बालक भाषा सीखने के प्रति आकर्षित होता है। भाषा शिक्षण सूत्र। भाषा शिक्षण सूत्र का अर्थ के प्रयोग, जिसके द्वारा अध्यापक भाषा को पढ़ने में आसानी बनाया। इसमें हर्बर्ट स्पेंसर का महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण नाम है। मूर्त से अमूर्त की ओर। एक बालक को यदि पेड़ के मध्य के विषय में बताना है तो सबसे उत्तम विधि है कि बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए, उसके बाद विषय में बताया जाए। इस प्रकार पेड़ देखकर बालक उसका महत्व आसानी से समझ सकता है। इसे मूर्त से अमूर्त की ओर कहते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। एक कलम। ज्ञात से अज्ञात की ओर। एक कलम का मूल्य 5 रुपये, तो 10 कलम का मूल्य क्या होगा? एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, 10 कलम का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ 50। तो यह बालक कलम के मूल्य ज्ञात से 10 कलम का मूल्य ज्ञात पता करता है। अतः ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र, इसको कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र। सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर। एक विद्यार्थी को पहले वाक्य का ज्ञान कराकर तब उसे वाक्य के भेदों का ज्ञान कराकर सूत्र सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र कहते हैं। पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। यदि किसी बालक को नाक का ज्ञान कराना है तो अध्यापक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम बालक को पूरी शरीर का चित्र दिखाए, तब से नाक का ज्ञान कराए। इसे पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र कहते हैं। संकल्पना से सिद्धांत की ओर। संकल्पना से सिद्धांत की ओर। एक बालक छत पर खड़ा होकर अलग अलग वस्तुओं को ऊपर की तरफ उछालता है और वह देखता है कि प्रत्येक वस्तु ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गिर जाती है। इस प्रकार उसने शिक्षा की। किसी भी विषय वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो वह नीचे गिर जाती है। इस संकल्पना से इसको कहते हैं संकल्पना से सिद्धांत की ओर चलना। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्या? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो एक अध्यापक किसी कहानी को कक्षा में 3-4 भागों में अलग अलग सुनाता है और उसे बच्चों की समझाता है तथा अंत में वह उस कहानी का निष्कर्ष निकालता है
इसे विश्लेषण से संश्लेषण का सूत्र कहते हैं।